नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट मेंस भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ा है, इन 1000 प्रश्नों को साथियों आपको पढ़ना है और इनके साथ हम वाक्यात्मक एनालिसिस कराएंगे, तो वो भी आपको नोट करते रहना है। इसके माध्यम से साथियों आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं और रिवीजन भी। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये 1000, जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उस पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 1949 में, 1962 में, 1987 में या 2005 में? तो दोस्तों, संभागीय व्यवस्था से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। 1949 में साथियों संभागीय जो व्यवस्था है, इसकी शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? शुरुआत। और इसको शुरू करने वाला कौन था? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि संभागीय व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो वो किया था साथियों हीरालाल शास्त्री जी ने। किसने किया था? हीरालाल शास्त्री जी ने। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1962 में क्या हुआ था साथियों? 1962 में इसको समाप्त किया गया था। क्या किया गया था? समाप्त किया था। और ये समाप्त किसने किया था संभाग व्यवस्था को? वो किया था साथियों मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। किसने किया था? मोहनलाल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसने समाप्त किया था, तो ये आपको याद रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको समाप्त किया गया था। साथियों 1987 में क्या हुआ था कि इसको पुनर्जीवित किया गया था। और 1987 में साथियों पुनर्जीवित करने वाला कौन था? तो वो था हरिदेव जोशी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हरिदेव जोशी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों 2005 की अगर बात करें, तो जो हमारा जो भरतपुर संभाग है, वो 2005 में 4 जून 2005 को इसको बनाया गया था वसुंधरा राजे के समय। तो काफ़ी फैक्ट अच्छे अच्छे हैं, नोट कर लेना। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो वो 1949 में हुई थी। समाप्त किसने किया था? हीरालाल शास्त्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किया था। साथियों 1987 में इसको पुनर्जीवित हरिदेव जोशी जी ने किया था। और 2005 में भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया गया वसुंधरा राजे के समय। तो साथियों अच्छे फैक्ट हैं, इनको नोट करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और जो भी साथी पहली बार जुड़ा है, तो इन 1000 प्रश्नों को देखने साथ ही बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा पूछा गया ये है साथियों कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये हमको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है साथी वो है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और चौथा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो पहला ऑप्शन की बात करें उत्तर पूर्व, राजस्थान साथियों विश्व में जो है वो किस दिशा में है? तो वो है साथियों विश्व में उत्तर पूर्व में। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है ये साथियों। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की नज़र से हम देखें तो राजस्थान जो है भारत में, भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। और अगर एशिया की नज़र से हम देखें साथियों, तो वो है दक्षिण पश्चिम में। एशिया महाद्वीप में अगर हम देखें तो ये है दक्षिण पश्चिम में। साथियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है साथियों, वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो साथियों ये कुछ फैक्ट थे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में क्या है, एशिया में क्या है। तो अच्छे हैं और एग्जाम में आते हैं। साथ ही इन सभी को आप नोट कर लेना और याद भी कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 7, 3, 2, 4। तो दोस्तों इन सभी भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है, लेकिन कंडीशन सबकी अलग अलग है। अब हम बात करें 7 भौतिक प्रदेशों में, तो साथियों वी सी मिश्रा जी ने जो भौतिक प्रदेश बताए हैं वो बताए हैं 7। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए वी सी मिश्रा के अनुसार भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो वो है साथियों 7। अगर बात करें 3 भौतिक प्रदेश किसने विभाजित किए गए हैं, राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश बताए हैं, वो है साथियों
एस के सेन। अगर एस के सेन के अनुसार पूछा जाए कि कितने भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में, तो वो हैं 3। साथियों 2 भौतिक प्रदेश बताए हैं रामलोचन जी ने। ठीक है, रामलोचन जी के अनुसार जो है वो है 2 भौतिक प्रदेश। और मुख्यतः या सामान्यतः पूछा जाए तो वो भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है, 4। तो साथियों वीसी मिश्रा और सामान्यतः कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन अगर एस के सेन के अनुसार या रामलोचन के अनुसार प्रश्न पूछा जाए तो ये आपको फैक्ट नोट कर लेना है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं और पूछे गए भी हैं वीसी मिश्रा से संबंधित। तो एस के सेन और रामलोचन सिंह, इनको भी आप ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना। सारे फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर, उसके बारे में सही कथन जो है उसको चूज करना है साथियों, चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया कि अरावली पर्वतमाला दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा ऑप्शन है इस चोटी की कुल ऊंचाई 5,650 फीट है। तीसरा ऑप्शन है कि गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला है उसके उत्तरी भाग में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान के सिरोही जिलों में सांचौर शहर में स्थित, जिसका नामकरण दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर पड़ा है। तो साथ ही इसमें गलत जो कथन है उसका हमको चुनना है। तो इसमें पहला ऑप्शन पर हम चलते हैं। यह अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। साथियों दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम शेर है। अरावली की अगर बात करें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। उसकी जो ऊंचाई है साथियों वो कितनी है, 1597 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कथन हो गया गलत। पहला गलत कथन क्या हो गया, गलत। दूसरे कथन की बात कर रहे हैं, इस चोटी की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी बता रहा है, 5,650 फीट। ये साथियों बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो फिट में 5,650 फीट है। साथियों इसकी अगर मीटर में बात करें तो 1722 है। कितनी है, 1722 मीटर है। अगर मंदिर की चोटी को और जोड़ दें, ऊंचाई को जोड़ दें, तो 1727 बन जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि अरावली जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। तो साथियों उत्तरी भाग में ये स्थित नहीं है। अरावली तो साथियों दक्षिण भाग में स्थित है, क्योंकि माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है ये। ठीक ठीक है, सिरोही जिले कहाँ पे, राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में नहीं है। चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो ये है कि सिरोही जिले के सांचौर। साथियों सांचौर तो जालौर में स्थित है, सिरोही में थोड़ी है। ये है माउंट आबू में। कहाँ पर है, माउंट आबू, सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। और इसका नामकरण तो ये दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। ये बिल्कुल अच्छा फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो गुरु शिखर या अरावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, इनको नोट कर लेना। ऐसा प्रश्न एक आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि 5,650 फीट इसकी ऊंचाई है। यही कथन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साथियों जलवायु से संबंधित है और ये प्रश्न भी अच्छे हैं एग्जाम दृष्टि से। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की जलवायु से संबंधित गलत कथन कौन सा है। जो गलत है उसको हमको चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया कि तापमान राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधार तत्व है। दूसरा ऑप्शन है शीतकाल में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड रेतीला धरातल के कारण पड़ती है। तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान में अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। और चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को लू कहते हैं। तो साथियों इसमें जो गलत कथन है वो हमको बताना है। अब पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि तापमान जो है साथियों वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये प्रश्न पूछा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व क्या है, तो वो तापमान इसमें माना है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं साथियों। शीतकाल में पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो अधिक ठंड पड़ती है, वो रेतीला धरातल के कारण। ये बिल्कुल सही कथन है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय औसत समुद्र तल से
250 से 300 मीटर ऊपर श्रेणी में आता है। साथ ही ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब जो हमारा लास्ट कथन है वो है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को लू कहते हैं। साथियों, इसको लू नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? मावट। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को हम मावट कहते हैं। साथ ही मावट से संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मावट क्या है। मावट, साथियों, मावट शीतकाल में होने वाली एक वर्षा है। किस काल में होती है? शीतकाल में होती है। और अगर महीने की हम बात करें तो ये दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। कब होती है? दिसंबर से जनवरी। साथियों, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो ये होती है साथियों पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों के कारण जो होती है वो कौन सी वर्षा होती है? मावट होती है। साथियों, मावट जो है जो भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं उसके कारण भी होती है। किसके कारण? भूमध्य सागरीय चक्रवातों। तो ये फैक्ट भी एग्जाम पूछा जाता है। साथियों, मावट जो होती है वो किस फसल के लिए उपयोगी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रबी की जो फसल है साथियों उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसको हम गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप। कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्डन ड्रॉप रबी फसल के लिए कौन सी है? तो वो मावट है। ठीक है, और रबी फसल जैसे कि क्या है? चना है, गेहूँ है, सरसों, किन्नू, माल्टा, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मावट से संबंधित, और अच्छे फैक्ट हैं, इनको आप नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप इनके टोटल जो हमने 1000 प्रश्न बनाए हैं उन सभी को आपको जो वाक्यात्मक डिटेल है इसको आपको नोट करते रहना है और इन 1000 प्रश्नों को वाक्यात्मक एनालिसिस करना है। इससे आप अपना आकलन भी कर पाएंगे और अपनी तैयारी का रिवाइजन भी। ठीक है, इससे आपका रिवीजन पक्का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है ACL कार्लाइल, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, चौथा ऑप्शन है अमलानंद घोष जी। तो साथियों, AC कार्लाइल ने, अगर हम बात करें AC कार्लाइल ने, तो राजस्थान का पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो श्रेय दिया जाता है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है ACL कार्लाइल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है साथियों। इसने इसको कब प्रारंभ किया था? वो 1871 ईस्वी में किया था। पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कब किया था? 1871 में। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो साथियों पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना जो किसने की थी? तो अगर स्थापना की बात आ जाए तो आपको बताना है कनिंघम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये की थी साथियों 1800 लगभग 61 में। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है साथियों इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन मार्शल की अगर बात करें तो साथियों जॉन मार्शल ने इस जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है इसका क्या किया था? पुनर्गठन किया था। और ये पुनर्गठन जो किया था साथियों 1902 में किया था। किसका? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन आपसे पूछा जाए किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। अमलानंद घोष के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। इसने कालीबंग सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। या खोजकर्ता इसको हम कहा कहते हैं, उत्खनन कार्यकर्ता या खोजकर्ता किसका? कालीबंगा सभ्यता का। तो साथियों, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ लिया। इसका कार्य प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है कार्लाइल को। कनिंघम को स्थापना के दिया जाता है। साथ ही स्थापना की थी 1861 में और पुनर्गठन किया था मार्शल जी ने। तो ये साथियों काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं एग्जाम दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना और अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? नादसा, पुष्कर, घोसुंडी, नाथ द्वारा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा?
तो साथियों संस्कृत का सबसे प्राचीन तो जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था घोसंडी। और घोसंडी जो साथियों वो है चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ में। साथियों घोसंडी जो अभिलेख प्राप्त हुआ है संस्कृत भाषा का है। और ये अभिलेख कौन सी सदी में प्राप्त हुआ था? तो साथियों ये शताब्दी, द्वितीय शताब्दी। प्रश्न आए कि कौन सी शताब्दी में प्राप्त हुआ था, तो द्वितीय शताब्दी में मिला था ये। और साथियों ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व मिला था। इसकी जो लिपि है, घोसंडी शिलालेख की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लिपि है साथियों वो है ब्राह्मणी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी। तो ये भी आपको नोट कर लें कि इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी है। साथियों चित्तौड़ में स्थित जो द्वितीय शताब्दी पूर्व प्राप्त अभिलेख है उसकी लिपि ब्राह्मणी है। और जो घोसंडी जो शिलालेख है साथियों, इसको सर्वप्रथम जिसने पढ़ा उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है D.R. भंडारकर। क्या नाम है? D.R. भंडारकर। साथियों इसके द्वारा ये अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो अच्छा प्रश्न है और एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, बैराट, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र? तो मथुरा जनपद की जो राजधानी थी साथियों वो इनमें से थी बैराट। और बैराट का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम था साथियों? विराट नगर। ठीक है, विराट नगर के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों मत्स्य जो जनपद है इसकी हम बात करें तो इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला था किस वेद में मिला था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया था। तो ये जो इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें मत्स्य जनपद की तो ये उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। किस सभ्यता से संबंधित है? तो बैराट सभ्यता से संबंधित है, बैराट क्षेत्र से संबंधित है। प्राचीन राजधानी इसकी बैराट रही थी। ठीक है, और मत्स्य जो जनपद क्षेत्र है साथियों इसमें राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों राजस्थान का जयपुर ज़िला, भरतपुर ज़िला, अलवर ज़िला और साथियों एक हमारा है करौली। तो ये क्षेत्र हैं साथियों जो इस मत्स्य जनपद में शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। और इससे संबंधित ये प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में जो सही कथन नहीं है वो हमको बताना है। सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है वो हमको बताना है साथियों। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश 6वीं से 12वीं सदी मानी जाती है। तो ये 6 से 12 सदी जो है गुर्जर प्रतिहार काल की है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो कथन है वो है कि 750 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान राजस्थान में प्रतिहार जो शासन है वो रहा था। तो साथियों ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है देवली, नीलगुड़, रामनपुर और करहाड़, ये अभिलेख हैं जो गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। तो ये भी सही है साथियों। राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र रोहिलिद। तो साथियों गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र तो था, लेकिन इसने राजधानी मेड़ता बनाई। ये गलत है साथियों, क्योंकि इसकी राजधानी मेड़ता नहीं थी। क्या थी? मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो उसका संस्थापक तो हरिश्चंद्र था, उसको रोहिलिदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? मंडोर थी साथियों, मेड़ता इसकी राजधानी नहीं थी। गुर्जर प्रतिहार हम बात करें साथियों तो इनकी कुल शाखा एग्जाम में पूछी जाती हैं कि प्रतिहार वंश की कुल शाखाएं कितनी हैं। तो आप इसको नोट कर लेना कि गुर्जर प्रतिहार की कुल 26 शाखाएं हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ये आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, चौहान शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, छतरपुर या दिल्ली? तो साथियों चौहान वंश की बात करें तो इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी छतरपुर। चौहान वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? छतरपुर।
साथियों चौहान वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन था, चौहान वंश की हम बात कर रहे हैं। चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। चौहान वंश की अगर बात करें, अजमेर की स्थापना से पहले चौहान वंश की राजधानी क्या थी? तो अजमेर की स्थापना से पहले चौहान वंश की जो राजधानी थी साथियों वो थी सांबर। किससे पहले? अजमेर ज़िले की स्थापना से पहले। ठीक है, अजमेर क्षेत्र की स्थापना से पहले। चौहानों का मूल स्थान अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान वंश का मूल स्थान क्या था, तो साथियों चौहान का मूल स्थान था सपाद लक्ष्य। ठीक है, सपाद लक्ष्य क्षेत्र जो है ये चौहान वंश का मूल स्थान था। तो ये 4-5 फैक्ट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं चौहान वंश से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न जो है हमारा वो 11वां प्रश्न है। तो साथियों इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आपका जितना एनालिसिस हुआ है वो साथियों लगभग 50 प्रश्नों के बराबर हुआ है, क्योंकि सारे प्रश्नों का हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं और प्रत्येक ऑप्शन का करवा रहे हैं। तो साथियों इन प्रश्नों का ही नहीं बल्कि जो 4 ऑप्शन का हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं उनको भी आप नोट करते रहना, क्योंकि साथियों ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की मिट्टियों की नई वैज्ञानिक पद्धति से कितने वर्गों में बांटा गया है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को साथियों नई जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें 10, 7, 4 या 5 कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो साथियों वो है 5। ठीक है, अब 5 कौन कौन से प्रकार हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। जो नई वैज्ञानिक पद्धति है मिट्टी के, तो साथियों इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाने वाले हैं अब नई वैज्ञानिक तकनीकी से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिडोसॉल्स। किसकी बात कर रहे हैं? एरिडोसॉल्स। साथियों एरिडोसॉल्स जो है वो राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। एक साथियों एंटीसॉल्स है, और जो एंटीसॉल्स मृदा है ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिम मरुस्थल जो क्षेत्र है वहाँ पर एंटीसॉल्स पाई जाती है। और एरिडोसॉल साथियों शेखावाटी क्षेत्र प्लस पश्चिमी राजस्थान दोनों भागों में लगभग ये पाई जाती है, उत्तरी भाग में। साथियों इन सेफ्टी की हम बात करें, इन सेफ्टी सॉल्स की, तो इन सेफ्टी सॉल्स जो है ये अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है वहाँ पर इन सेफ्टी सॉल्स मृदा पाई जाती है। साथियों एक है वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स जो है वो राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर वर्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। बचा हमारा लास्ट जो है वो है अल्फीसॉल्स। साथियों अल्फीसॉल्स जो मृदा है ये पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये कुछ 5 प्रकार हैं और इनसे संबंधित प्रश्न या तो पूछा जाता है कि एरिडोसॉल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको मैंने क्षेत्र के नाम बता दिए। उनसे संबंधित ज़िले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के कौन कौन से ज़िले हैं और पूर्वी राजस्थान के कौन से ज़िले हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी अल्फीसॉल्स जो मृदा है, वर्टिसॉल जो मृदा है, इंसेप्टी जो मृदा है, एरिडो और एंटीसॉल्स, ये 5 मिट्टी की नई वैज्ञानिक तकनीकी प्रकार हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक पूछा जाता है वर्टिसॉल से संबंधित जहाँ पर सर्वाधिक काली मिट्टी है साथियों और वहाँ पर कपास के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो अपवाह तंत्र से संबंधित है। तो आपको साथियों ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? टॉप आपको 1000 प्रश्न पढ़ने हैं और इन 1000 प्रश्नों की व्याख्यात्मक अगर आपने डिटेल पढ़ ली तो इनसे बाहर साथियों आपका एक भी रीट लेवल 1 और लेवल 2 एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और आपको पूरे प्रश्न आपको ये देखने हैं। तो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। इसमें पूछा गया साथियों हमारा प्रश्न है राजस्थान की नदी प्रवाह के रूप में कितने रूप में पाई जाता है? तो नदी प्रवाह के रूप की बात करें तो 3 है, 5 है, 7 है या 10 है। तो नदी के प्रवाह की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वो है 3। नदी प्रवाह की दृष्टि से जो इसको बांटा गया है वो है 3। तो ये 3 कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र।
ठीक है। क्या है? आंतरिक प्रवाह तंत्र। साथियों, आंतरिक प्रवाह तंत्र का जो हिस्सा है राजस्थान में, ये 60% है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि कितने परसेंट अपवाय तंत्र है आंतरिक प्रवाह का। तो ये है 60%। सबसे बड़ा अपवाय तंत्र है आंतरिक प्रवाह तंत्र। एक हमारा है साथियों अरब सागरीय। क्या है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र। जो अरब सागरीय है साथियों, इसका जो क्षेत्र है वो है लगभग 60%, 16%। ठीक है, 16% है ये। और आंतरिक प्रवाह कितना है? यह है 60%। एक हमारा है साथियों बंगाल खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो साथियों बंगाल की जो खाड़ी है, ये अपवाह तंत्र कितना परसेंट है? लगभग यह है 24%। तो साथियों इस तरह इस अपवाह तंत्र का विवरण है। 60% सबसे ज़्यादा जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, अरब सागरी सबसे कम 16% और बंगाल की खाड़ी 24% इसका अपवाह तंत्र क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है साथियों, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों कि त्रिवेणी संगम जो है उसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। राजस्थान में कुछ त्रिवेणी संगम है और लगभग 5 त्रिवेणी संगम है साथियों, और वो पाँचों के पाँचों याद होने चाहिए। इनसे संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न जो ऑप्शन है वो है बनास, बेड़च और मेनाल। ये जो त्रिवेणी संगम है साथियों, ये कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये बिल्कुल सुमेलित है, तो इसमें तो हम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें बनास चंबल सीप। तो बनास चंबल सीप जो त्रिवेणी संगम है, ये राजमहल टोंक में नहीं है साथियों। ये राजमहल टोंक में नहीं है, ये रामेश्वर घाट में है। कहाँ पर है? रामेश्वर घाट में है। रामेश्वर घाट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट ऑप्शन है बनास बांडी मासी। ये देवधाम जोधपुर या टोंक में। साथियों ये बिल्कुल सही है। तो अगला देखते हैं सोम माही जाखम। ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। साथियों राजमहल में जो पूछा गया है कि राजमहल में कौन सा त्रिवेणी संगम है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए साथियों। वो है बनास, डाई और खारी। ये 5 त्रिवेणी संगम हैं जो आपको नोट कर लेना है साथियों। यहाँ पर राजमहल का नहीं है, बाकी ये 5 त्रिवेणी संगम बन गए। बनास, बेड़च, मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बनास चंबल सीप ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। बनास बांडी मासी ये देवधाम जोधपुर या टोंक में है। और सोम माही जाखम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। साथियों राजमहल टोंक में जो है वो है बनास, डाई, खारी। तो ये 5 त्रिवेणी संगम है जो एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। साथियों पहली बार जो जुड़ा है सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सी है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पिछोला, दूसरा है राजसमंद झील, तीसरा जयसमंद झील, चौथा है फतेह सागर झील। तो साथियों सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है तो वो कौन सी है? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर साथियों वो है जयसमंद झील। जयसमंद जो झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है साथियों। इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए किसने करवाया था? जय सिंह ने। जय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1685 के आसपास। 85 से और 91 ईस्वी तक इसका कार्य हुआ था। ठीक है। राजस्थान की ढेबर झील के नाम से इसको जाना जाता है। ढेबर एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में, ढेबर झील किस झील को कहा जाता है? तो ये है जयसमंद झील। साथियों जयसमंद जो झील है इस पर कितने टापू हैं? तो इस पर 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। सबसे छोटा प्यारी और सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो नदियाँ आकर गिरती हैं वो कौन कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट तो है साथियों गोमती नदी। गोमती नदी है जो किस में जयसमंद झील में आकर गिरती है। एक साथियों झावरी, झावरी है, एक रूपरेल है और एक बांगर है। ठीक है, बागर। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो इस जयसमंद झील में आकर गिरती हैं। और इनसे संबंधित फैक्ट हैं साथियों, जो यही है सबसे अधिक बार एग्जाम पूछे जाने वाला सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो जयसमंद झील है।
जयसमंद झील का जयसिंह ने निर्माण करवाया। 1685 से 1691 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसका उपनाम है ढेबर झील के नाम से जयसमंद झील को जाना जाता है। इस पर कुल टापू आपसे पूछा जाए कितने हैं? 7। जयसमंद झील का सबसे छोटा टापू प्यारी और सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा। इसमें कौन सी नदियों का पानी आकर गिरता है? तो वो है गोमती, झावरी और भागर। तो साथियों ये कुछ नदियाँ हैं, इनका पानी इसमें आता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं जयसमंद झील से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा से सही क्रम में पहचानिए। तो साथियों चंबल नदी जो है उस पर निर्मित नदी प्रवाह की दृष्टि से सही क्रम हमको बताना है। तो इस प्रश्न की हम बात करें साथियों, तो इस प्रश्न में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जो नदी प्रवाह है साथियों, उसकी दृष्टि से इसका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो चंबल नदी है उस पर कुल बांधों की संख्या आपसे पूछा जाए कितने बांध हैं, तो वो कुल बांध है 4। साथियों चंबल जो नदी है उसमें राजस्थान में कुल कितने बांध हैं, तो वो है 3। अगर प्रश्न आ जाए चंबल नदी पर राजस्थान से जो चंबल नदी पर स्थित है लेकिन राजस्थान में स्थित नहीं है, वो उसका नाम है गांधी सागर। कौन सा है? उसका नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है, तो ये फैक्ट है साथियों। गांधी सागर जो राजस्थान से बाहर है, किस राज्य में स्थित है? तो वो है एमपी में। ठीक है, और सबसे पहले जो 4 बांध हैं, 4 बांधों में सबसे पहले कौन सा बना था चंबल नदी पर? तो ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका नाम है कोटा बैराज। ठीक है, कौन सा बांध है? कोटा बैराज। साथियों प्रथम चरण में कोटा बैराज जो बांध है उसका ही निर्माण हुआ था। इसमें सर्वाधिक कैचमेंट एरिया आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किस बांध में है, तो वो भी कोटा बैराज में ही है। सबसे ज़्यादा जो जल चंबल नदी पर किस बांध पर भराया जाता है? तो भराव क्षमता की दृष्टि से साथियों राणा प्रताप सागर जो बांध है उसमें सबसे जल भराव क्षमता की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, तो वो है। और कोटा बैराज तो साथियों आपको पता होगा। और जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में। तो ये कुछ चंबल नदी पर 4 बांधों से संबंधित बातें हैं। जिसको संबंधित बातें ढंग से पता नहीं है साथियों, इस क्लास को पीछे लेकर दोबारा इनको सुन लें। काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं इनसे संबंधित। और एग्जाम में अगर चंबल नदी से संबंधित 4 बांधों से प्रश्न आएगा तो जो मैंने आपसे डिटेल शेयर की है इनसे बाहर नहीं जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 26, 24, 27 या 20? साथियों नैणसी ख्यात की अगर बात करें या नैणसी की ख्यात की बात करें तो गुहिल की जो शाखा है वो है साथियों 24 शाखा। कितनी शाखाएं बताई गई है गुहिल की? नैणसी की ख्यात में 24 शाखा बताई गई है। बात करें श्यामल दास की, किसकी? श्यामल दास जी की। तो श्यामल दास जी ने जो गुहिलों की शाखा बताई है साथियों वो 36 बताई है। क्या बताई है? 36 शाखा बताई हैं गुहिलों की। गुहिल वंश का संस्थापक, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? कई बार एग्जाम पूछा गया है गुहिल वंश का संस्थापक। तो गुहिल वंश का संस्थापक की बात करें तो साथियों उसका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल। और बप्पा रावल का मूल नाम साथियों क्या है? तो वो भी पता होना चाहिए। जो बप्पा रावल जी का मूल नाम है वो है काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। काल भोज या बप्पा रावल के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। इसको जो बप्पा रावल की उपाधि दी थी काल भोज को, वो दी थी साथियों इसके गुरु हारित ऋषि ने। किसने दी थी? हारित ऋषि ने। अच्छा फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। नैनसिरी ख्यात 24 शाखाएँ बताई गई। श्यामल दास ने कितनी बताई हैं साथियों? 36 शाखा बताई हैं। गोहिल वंश का संस्थापक कौन है? इसका है बप्पा रावल। और बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। अच्छा फैक्ट है, ये आपको सारे नोट कर लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। 1714, 1722, 1734 या 1727? तो जयपुर शहर की साथियों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1727 में। साथियों जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की क्या की गई थी? स्थापना।
जयपुर शहर की नींव किस पंडित के द्वारा रखवाई गई थी? तो ये पंडित के हाथों रखवाई गई थी, तो ये फैक्ट भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो वो उसका नाम था जगन्नाथ। क्या नाम था साथियों? जगन्नाथ के द्वारा इसकी नींव रखवाई गई थी, पंडित जगन्नाथ के द्वारा। और इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 18 नवंबर 1727। तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 18 नवंबर 1727 को इसका निर्माण करवाया गया था। साथियों, रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप आइसलैंड ऑफ गैलरी, इसको जयपुर शहर को जाना जाता है रंगश्री द्वीप के नाम से। साथियों, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस। सीवी रमन, हम बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन ने क्या किया था साथियों? इसको आइसलैंड ऑफ गैलरी के नाम से संबोधित किया था जयपुर शहर को। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इनको नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? रावसिहा, राणा सांगा, जोधा या बीका? तो साथियों, जोधपुर के राठौड़ वंश की अगर हम बात करें तो उसका जो संस्थापक था वो कौन था? राव जोधा। तीसरा ऑप्शन है साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राठौड़ वंश की हम बात करें, जोधपुर के राठौड़ वंश की। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है इसमें कि निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया गया था? तो साथियों, इसमें शहजादा खुर्रम है, शहजादा दारा है, शहजादा सलीम है, शहजादा अकबर है। तो अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में 1681 में साथियों जिसने घोषित किया था उसका नाम था शहजादा अकबर। और ये शहजादा अकबर वो अकबर नहीं है साथियों हुमायूं का पुत्र, यह है औरंगजेब का पुत्र। ठीक है, किसका? औरंगजेब का। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया साथियों कि राजवंशों के दृष्टि से राजस्व जो प्रणाली के अंतर्गत भूमि क्षेत्र है उसको निजी संपत्ति माना है, उसको क्या किस नाम से संबोधित किया, किस प्रकार की भूमि के नाम से? खालसा, जागीर, भूम या गरुहाला? तो साथियों, इसको जो जाना जाता है वो है खालसा। खालसा क्या होती है साथियों? राजाओं की निजी संपत्ति या राजाओं के अधीन जो संपत्ति होती है उसको खालसा कहते हैं। क्या कहते हैं? खालसा। साथियों, जागीर क्या है? जागीर एक फारसी भाषा का शब्द है। ये जो ज़मीन सामंतों के अधीन होती है, उस समय सामंत थे, जो सामंतों के अधीन हम बात करें अधीन जो भूमि थी उसको हम क्या कहेंगे? जागीर के नाम से जाना जाएगा उसको। जागीर के नाम से किसको जाना जाएगा? सामंतों के अधीन जो वो भूमि थी। भूम क्या थी साथियों? तो भूम भूमियों के अधीन जो भूमि आ जाती है, भूमियों के अधीन जो ज़मीन थी उसको हम भूम के नाम से जानते हैं। गरुहाला साथियों, गरुहाला क्या है? ये उच्च जातियों की जो भूमि है, उच्च जातियों की जो भूमि उनको हम गरुहाला के नाम से संबोधित करते थे। साथियों, इजरा भूमि, इजारा, इजारा भूमि क्या है? इजारा भूमि से संबंध फैक्ट भी एग्जाम पूछा जाता है। जो ठेका प्रणाली वाली भूमि होती है ना, ठेका में दी जाने वाली भूमि, उसको हम इजरा भूमि के नाम से जानते हैं, इजरा या इजारा। तो ये कुछ फैक्ट हैं। उस समय राजवंश चलते थे तो वहाँ पर भूमि को इन इन नाम से जानते थे। सामंतों के अधीन भूमि जो थी वो खालसा है, सॉरी जागीर है। जो राजाओं की निजी संपत्ति है उसको हम खालसा के नाम से जानते थे। भूम भूमियों की भूमि, उच्च जो जाति है उनकी जो भूमि है उसको गरुहाला के नाम से, और इजारा जो ठेका प्रणाली में जो भूमि दी जाती थी उसको हम इजारा के नाम से जानते थे। तो साथियों, आज के हमारे 20% कंप्लीट हो गए हैं और कुल 1000 प्रश्न होने हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जो हमारा 21वां प्रश्न है इसका जो आंसर है जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है, उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है साथियों। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। तभी आपके लिए हम टॉप जो 1000 प्रश्न हैं इनको पूरा करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।